दोस्तों नमस्कार। आज लक्ष्य क्लासेस आ रहा है कि इस क्लास में हम लोग देखते हैं एक टॉपिक ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यह महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसलिए थोड़ा और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह जो भर्ती है प्रधान शिक्षक की और प्राथमिक विद्यालयों के लिए है। और जो संस्थाएं होती हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर की वो विद्यालयों से अटैच होती हैं। साथ ही इसका जुड़ाव जो है वो प्राथमिक शिक्षा से प्रारंभिक शिक्षा से होता है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। और 2017-19 बैच के बाद जिन लोगों ने डीएलएड किया उनको यह पाठ्यक्रम में विषय मिला हो, लेकिन 17-19 के पहले सत्र के पहले जिन्होंने डीएलएड किया है उन्हें यह टॉपिक नहीं मिला होगा। तो इस तरह से यह एक नया टॉपिक अपेक्षाकृत हालांकि आसान है और जो शिक्षक हैं ऑलरेडी उनके लिए यह बहुत माथापच्ची की विषय नहीं है क्योंकि अब प्रैक्टिकली इसको हम लोग देखते हैं, जानते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है और किस तरीके से उसको हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कोई दिक्कत हो। तो उसके कोर कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ECCE स्टैंड फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा, अधिगम, एजुकेशन। इसका अर्थ क्या होता है, आवश्यकता क्या है और उद्देश्य क्या है। तो इसका अर्थ है, सबसे पहले हम लोग अर्थ पे चलते हैं कि ECCE का अर्थ क्या है। तो इसको हम लोग जरा सा व्यापक अर्थों में देखते हैं। यह केवल बच्चे से संबंधित नहीं है, बच्चे से मूलतः यह बच्चे से संबंधित है, मगर इसका जैसे अर्ली चाइल्डहुड केयर जो शब्द है यह बच्चे के जन्म के बाद नहीं बल्कि जन्म के पूर्व से शुरू हो जाता है। जब वह गर्भावस्था में अपनी माँ के गर्भ में होता है तब से उसका समुचित विकास होना चाहिए। शारीरिक और मानसिक विकास, जैसा कि हम जानते हैं कि जो विकास की दिशा होती है वह सिर से पैर की तरफ होती है। तो मस्तिष्क का बनना, सिर का बनना और उसके साथ उसका संतुलित विकास, सम्यक विकास, यह जरूरी होता है। तो उसके लिए जो उसकी पालक माँ है जिनके पेट में वह बच्चा पल रहा है, बढ़ रहा है, उनका भी प्रॉपर केयर होना चाहिए और तब स्वस्थ बच्चे का निर्माण होगा, जन्म होगा। और उसके बाद वह समाज में केवल जनसंख्या बढ़ाने का काम नहीं करेगा, वह काउंट नहीं बढ़ाएगा, बल्कि सोसाइटी के अंदर एक जो परिपूर्ण स्वस्थ मानसिक और शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ है वह निश्चित रूप से समाज के लिए एक संसाधन का काम करेगा, रिसोर्स का काम करेगा। उसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स कह सकते हैं। तो पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्स में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें स्टार्टिंग से जन्म के पहले से बच्चे का केयर करना होगा और तब तक जब तक वह मानसिक और शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं हो जाता है। मतलब इसका -9 मंथ से लेके, मतलब जो गर्भ से लेके और 18 वर्ष तक की उम्र तक, जब तक यह एक पूर्ण वयस्क न हो जाता है, -9 महीने से लेकर 18 वर्ष तक का उम्र जो होगा इसका प्रॉपर केयरिंग होना चाहिए, तभी जाकर यह एक संसाधन के रूप में विकसित हो पाएगा और फिर जनसंख्या हमारे लिए बोझ नहीं होगी। तो यह कॉन्सेप्ट ECCE का बहुत पुराना है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था ICDS के माध्यम से। ICDS 1975 में 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना की गई। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, समेकित बाल विकास परियोजना, 2 अक्टूबर 1975 को इसकी शुरुआत की गई, मगर यह कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रह गया। उस समय इसके अंतर्गत केवल गर्भधारण की हुई महिलाएं तथा दूध पिलाने वाली माताओं को सम्मिलित किया गया था। उनके पोषण पर ध्यान दिया जाए, उनके पोषण से बच्चे को निश्चित रूप से पोषण मिलता है। मगर जो विकास के अन्य आयाम हैं, जन्म के बाद जब बच्चे दूध पीना छोड़ के और भोजन की तरफ आते हैं, उसके बाद जो उनका विकास होता है वह तीव्रतम गति से होता है। जीवन में सबसे तीव्र विकास जो है वह
बाल्यावस्था के पूर्वार्ध में ही होता है। बहुत तेजी से बच्चा बहुत सारे विभिन्न आयामों में अलग अलग गुणों से जुड़ता चला जाता है। तो उस समय उनके केयर की, चाइल्डहुड केयर की और एजुकेशन की, दोनों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ताकि उसको सही मनचाहे एवं जो हमारा टारगेटेड डेवलपमेंट है उनका, वह हो सके। जिस डेवलपमेंट की हम लोग अनुमान करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं, उस मुकाम तक इसको ले जाने के लिए बच्चों को यह महसूस की जाती है। तो इसका अर्थ यह है, आवश्यकता इसकी क्यों पड़ी, क्यों यह ऐसा महसूस किया गया। देखिए, हमारे देश में जो है विविधताओं का देश है, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं, सिद्धांतों, मान्यताओं वाले लोग हैं। तो इन सब में ऐसा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे तबके ऐसे हैं, बहुत सारी जातियां, उपजातियां, संप्रदाय ऐसे हैं जहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है। तो वो वैसे लोग बच्चों का प्रॉपर केयर नहीं करते। उनके बच्चों के विकास के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वह भी उनके लिए लग्जरियस लगता है, मतलब उसको वो फील नहीं कर पाते हैं, फुलफिल नहीं कर पाते हैं। उनको अगर आवश्यकता महसूस भी होती है, फील करते हैं, तो फुलफिल करने की उनकी क्षमता नहीं है। तो वैसे जो बच्चे जन्म लेंगे, बढ़ेंगे, विकास होगा उनका, वह कहीं ना कहीं हमारे समाज के ऊपर एक जनसंख्या दबाव बना। वह जनसंख्या में तो शामिल हो गया, बट उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वह उसके क्षमताओं से कहीं कम, मतलब उसकी क्षमता और ज्यादा की है, मगर उसको कम करके ही हम लोग समाज में योगदान ले पाते। तो इस समस्या के समाधान के लिए इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि बच्चों का प्रॉपर और हर एक एस्पेक्ट में, मतलब जो भी उनके आयाम है, डायमेंशंस, हर एक डायमेंशन का मैक्सिमम डेवलपमेंट हो सके, इवोल्यूशन हो सके। तो उसके आवश्यकता इसकी महसूस की जाने लगी कि एक ऐसा गवर्नमेंट एडेड प्रोग्राम हो, फंडेड हो गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें बच्चों को सम्यक रूप से विकसित किया जाए। इसकी आवश्यकता महसूस होने के बाद इसका गठन किया जाता है ICDS 1975, मगर यह इस समय केवल कागजों पर ही रह जाता है, धरातल पर नहीं कर पाता है। इसका पुनर्गठन हम लोग फिर देखते हैं कि ICDS का होता है अक्टूबर 2012 में। अक्टूबर 2012 में इसको फिर से पुनर्गठित किया जाता है, और इस बार सेंटर से लेकर केंद्र सरकार के स्तर से लेकर और इसकी पहुंच जो है उसको ग्राम पंचायतों के स्तर तक पहुंचाया जाता है, और अलग से कोई मंत्रालय न बनाकर इसको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का अधीन रखा जाता है 2012 से। और अलग अलग मतलब ग्राम पंचायतों के स्तर पे आप जैसा जानते होंगे, स्कूलों के साथ टैग भी होंगे, गठन किया जाता है आंगनबाड़ी केंद्रों, जहाँ की बच्चे जो कि स्कूल जाने के पहले स्कूल में एक नया वातावरण मिलता है बच्चों को परिवार से, तो परिवार और स्कूल के बीच एक ऐसा वातावरण होना चाहिए जो दोनों में इंटरलिंक कराए, जो अंतर संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करे। और विद्यालय जब बच्चा पहली बार जाता है 6 साल की उम्र में, तो उसको बहुत ज्यादा अलगाव न दिखे, परिवार से जिस माहौल से हम आ रहे हैं उससे बहुत ज्यादा अलगाव। जैसे ये नहीं हो कि AC रूम से निकले और बाहर अचानक चिलचिलाती हुई धूप, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको धीरे 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 करके वहां तक लाना है जहां की वो विकास के साथ अपना तारतम्य तदात्म्य में बैठा पाए, उसको सही तरीके से एक्सेप्ट कर पाए उस माहौल को। तो इसको क्रिएट करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई पंचायत स्तर, जहाँ की 3 साल से ऊपर के बच्चे आते हैं और 6 साल के पहले तक रहते हैं। तो ये जो 3 साल होते हैं ये ट्रांजिट टाइम्स होते हैं, और इसमें बच्चों का उस तरह से विकास कराया जाता है ताकि वह विद्यालय माहौल में जाकर पूरी तरह अनुकूलित हो जाए, उसके साथ वो घुल मिल जाए, ताकि वहां जो अधिगम की प्रक्रिया शुरू होगी उसके साथ उसका तारतम्य जो है वह बढ़िया से बैठे, और उसका कोऑर्डिनेशन जो है स्कूल के साथ बढ़िया बैठे, उसको यह भय वाला माहौल, अपरिचित माहौल, या ऐसा ना हो कि वह उससे
डर जाए या उसके प्रति लगाव उत्पन्न न हो, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका इस उद्देश्य की प्राप्ति समाज, परिवार तथा विद्यालय, इन तीनों के बीच कैसे कोऑर्डिनेट करते हुए यह काम करते हैं आंगनबाड़ी केंद्र। क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड में मेनली हम लोग उसी पे फोकस करेंगे कि कैसे होता है। इसके उद्देश्य यही है कि विद्यालय, समाज तथा परिवार के बीच बच्चों को एडजस्ट करा। यही मुख्य उद्देश्य यही है कि इनका एडजस्टमेंट इस तरह से हो ताकि वो जो रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा, उसका मैक्सिमम उपयोग करते हुए बच्चा जो है वह अपने संभावनाओं के उच्चतम स्तर तक पहुंचे। जो भी संभावनाएं उसके अंदर हो सकती है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं बच्चों में? असीम संभावनाएं होती हैं, बच्चे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वह कुछ भी होना किन चीजों पर निर्भर करता है कि उनका विकास किस तरह से हो रहा है, उनका पोषण किस तरह से हो रहा है, उनका अधिगम किस तरह से हो रहा है, लर्निंग के प्रति कितना लगाव उत्पन्न किया जाता है उनके अंदर, कि वह शिक्षण के प्रति या शैक्षिक वातावरण के प्रति कितने खुले मन से अपना कार्य करते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी और इससे निर्धारित होता है बच्चों का व्यक्तित्व और आने वाला भविष्य। तो इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र जो है वह बच्चों के सम्यक विकास में अपनी भूमिका अदा करते हैं। वो अर्थ, आवश्यकता और उद्देश्य हम लोग समझ चुके हैं इसका। अब हम लोग देखेंगे प्रारंभिक अवस्था में विकास के आयाम तथा अधिगम। प्रारंभिक अवस्था में विकास के कौन कौन से आयाम है, डायमेंशंस है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि व्यक्तित्व के अनेकों आयाम होते हैं, जिसमें शारीरिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, इस तरह के जो विकास होते हैं। तो आइए चलिए हम लोग समझते हैं इसको एक स्लाइड पे। बच्चों के विकास के प्रारंभिक अवस्थाओं में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से डायमेंशंस हैं, आयाम कौन कौन से। तो इसमें पहला है इंद्रियगत क्षेत्र, सेंसरी फील्ड, जिसको हम लोग कहेंगे इंद्रियों को सम्यक विकास, संतुलित विकास। दूसरा है संज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव एरिया, कॉग्निटिव फील्ड। तीसरा है बोधात्मक क्षेत्र, इंटेलिजेंस एरिया। अगला है भाषात्मक क्षेत्र, लिंग्विस्टिक। फिर भावात्मक क्षेत्र, इमोशनल। सामाजिक क्षेत्र, व्यक्तिक क्षेत्र। और भी बहुत सारे आयाम हैं व्यक्तित्व के, और व्यक्तित्व के हर एक आयाम का संपूर्ण विकास होना चाहिए। बट हम यहाँ जो मुख्य आयाम हैं उनको देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं या इस तरह के जो केंद्र हैं, चाहे उनका जो भी नाम हो, उसके साथ कैसे 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बीच के बच्चों का किस तरह से विकास किया जाए, कौन कौन से क्रियाकलाप उनसे कराया जा सकता है, कौन कौन सी गतिविधियां कराई जा सकती हैं। तो हम इन सभी क्षेत्रों के गतिविधियों को एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। यह नहीं है कि केवल इतने ही हैं, इसके अलावे भी हो सकते हैं जो यहाँ लिस्टेड नहीं है। उदाहरणार्थ कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो देखते हैं इंद्रियगत क्षेत्रों के लिए जो है, जो इंद्रियां हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके विकास के लिए हम कौन सी गतिविधियों को करा सकते हैं। जैसे सूंघना, सुनना, चखना, देखना, महसूस करना, इन सब के जो कार्यकलाप हो सकते हैं इनसे संबंधित, जैसे सुनकर और उसी शब्द को दोहराना है, इस तरह का कोई गेम हम लोग करवा सकते हैं। वहां पे करवाया जा सकता है कि मैं एक वर्ड बोल रहा हूं और आप लोग बताएं कि कौन से वर्ड को हमने बोला। इससे बच्चे में बोलने का भी विकास होगा और सुनने की क्षमता का भी विकास होगा। जब वो कॉन्सेंट्रेट करेगा सुनने पे, तो धीरे धीरे उसकी सुनने की क्षमताएं बेहतर होंगी। इसी तरह से सूंघना, आंखें बंद कराकर उसको गुलाब का फूल, गेंदा का फूल या अलग अलग जो स्मेल्स हैं उनको दिया जाए और पूछा जाए कि आंखें बंद करके आप पहचान करो कि यह कौन सा फूल है। इस तरह के कार्यकलाप हम लोग करा सकते हैं। महसूस कराना, आंखें बंद करके और उसको बोलेंगे कि हाथ को रखो और ये बताओ कठोर है, कोमल है, क्या है। तो इस तरह के कार्यकलापों को हम लोग करा सकते हैं इंद्रियगत क्षेत्र के विकास के लिए।
अगला है हमारा संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास के लिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास के लिए ब्लॉक जो बनते हैं, वुडन ब्लॉक या प्लास्टिक ब्लॉक होते हैं, उन ब्लॉक से खेलना। क्ले जो होता है आ जाता है खेलने वाला, जो गीली मिट्टी की तरह होता है, और उससे बच्चे विभिन्न आकृतियां बनाते हैं। उनको आपस में उनका संयोजन करके, अलग अलग रंग के क्लेज का संयोजन करके और अलग अलग आकृतियों का निर्माण। कुछ पजल्स होते हैं, जैसे लकड़ी के या गत्ते के बने हुए होते हैं, जिनको रीअरेंज करना, रीअरेंज करने के बाद एक कोई उससे मीनिंगफुल चीज बनता है। तो इस तरह के गेम दे सकते हैं। वर्गीकरण का गेम दे सकते हैं, जैसे बहुत सारी आकृतियों वाले छोटे छोटे टॉयज होते हैं कि इसमें से स्क्वायर को अलग करना है, सर्कल को अलग करना है, ट्रायंगल को अलग करना है। तो इस तरह से संज्ञानात्मक क्षेत्र का इससे विकास में सहायता मिलेगी। मैचिंग के गेम दे सकते हैं, सॉर्टिंग के गेम दे सकते हैं, थोड़ी बहुत बागवानी मतलब जो है उसको दे सकते हैं कि आप इसको क्या कैसे किया जाए। इससे इंद्रिय विकास भी होगा और हमारे संज्ञानात्मक विकास भी होगा। अब तीसरा देखते हैं हम लोग कि बोधात्मक क्षेत्र के लिए क्या क्या हो सकता है। वो बोधात्मक क्षेत्र के लिए ड्राइंग, पेंटिंग, मतलब चित्र को बनाना, बने हुए चित्रों में रंग भरना, ब्लॉक बिल्डिंग, ब्लॉक्स जो है उससे कुछ चीज को बनाना, कोई मीनिंगफुल चीज बनाना। पैटर्न बिल्डिंग दे सकते हैं उनको कि यह एक पैटर्न है, इसको आगे की तरफ इसके बाद इसमें क्या बनेगा, एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, इस तरह के ब्लॉक को सजाना है, तो अगला ब्लॉक कौन सा लगाएंगे। इस तरह से इसके इंटेलिजेंस को बढ़ाया जा सकता है। काटना और फाड़ना, जैसे कागज से कुछ अगर हम बनवाते हैं तो उसमें बच्चों को यह दिया जा सकता है कि आपको इसको काटना है, फाड़ना है, मोड़ना है, और इस तरह करके बोधात्मक क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग कार्य करवा सकते हैं। इसमें चिपकाना और गायन भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगला है हमारा भाषात्मक क्षेत्र के लिए, भाषाई विकास के लिए बच्चों को कविता, कहानी, गीत, संगीत, पहेलियां सुनाना और उनसे सुनना। जैसे उन्हें सुनाएंगे भी और फिर बोलेंगे कि हाँ अब कौन इसको सुनाना चाहता है। इस तरह से बच्चों में भाषात्मक विकास होता है। जहां वह गलती करते हैं वहां हम करेक्शन करके उनको फिर से दे सकते हैं। फिर अगला स्टेज आता है हमारा भावात्मक क्षेत्र के लिए। तो भावात्मक क्षेत्र के लिए जहां हम लोग संगीत, नृत्य, कोलाज, पालतू पशु की देखभाल, बागवानी, नाटक करना और नाटक लिखना, दोनों ही भावात्मक, बच्चों के भाव क्या है, उनकी भावनाओं को समझने के लिए और तदनुसार उनके विकासात्मक कार्यों को करने के लिए यह सफिशिएंट एक्टिविटीज हैं। उसके बाद हम देखते हैं सामाजिक क्षेत्र में क्या कर सकते हैं। तो सामाजिक क्षेत्र में जैसे त्योहारों के अवसर पर, त्योहारों के पहले त्योहारों के बारे में बताना, उससे संबंधित गतिविधियों को कराना। जैसे दीपावली अगर आ रही है तो बच्चों से मिट्टी का दिया बनवाना, दिया को आप बनाइए, उसका स्ट्रक्चर तैयार कीजिए या फिर उसको डेकोरेट कीजिए, या दिए को कैसे हम लोग सजा सकते हैं। जैसे डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट आकृतियों के हिसाब से हम लोग दिए को सजा सकते हैं। तो इस तरह के जो त्योहार से संबंधित गतिविधियां होंगी उनको करा सकते हैं। समूह खेल, बच्चों का एक समूह बना लेंगे, 2 समूह बना लेंगे और इन 2 समूहों के बीच में किसी खेल का आयोजन करेंगे। उससे उनका सामाजिक दायरा जो है वह विस्तृत होता है। एक दूसरे के प्रति मतलब सम्मान का भाव आता है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने का भाव आता है, एक दूसरे के साथ किस तरह से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है अपने ही मित्रों के साथ, इस तरह के व्यक्तित्व के इन पहलुओं का विकास होता है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और समूह गायन को शामिल किया जा सकता है। अगला देखते हैं हम लोग कि वैयक्तिक क्षेत्र के लिए क्या कर सकते हैं। तो वैयक्तिक क्षेत्र में खेल कूद, नाटक में भाग लेना, स्लाइडिंग, झूला, भोजन की स्वच्छ आदतें, शारीरिक स्वच्छता का अभ्यास, ये सब चीजों को हम लोग कर सकते हैं।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो आंगनबाड़ी है ये किस तरह से हमारे बच्चों के विकास के विभिन्न आयामों को विकसित कर सकती हैं। और इनके विकास के बाद जब बच्चा स्कूल जाएगा तो उसके अंदर यह कैपेबिलिटी होगी कि वह बहुत सारी चीजों को समझ पाए, उसमें शामिल हो पाए, विद्यालय में चलने वाले शैक्षिक और गैर शैक्षिक गतिविधियों में खुलकर पार्टिसिपेट कर पाए। तो ये था हमारा प्रारंभिक अवस्था में विकास के आयाम तथा अधिगम के बिंदु। अब हम लोग जरा देख लेते हैं पुनः एक बार कि इसका हायरार्की क्या है, किस तरह से यह संगठन ऊपर से नीचे तक काम करता है, कौन कौन सी एजेंसीज है इसमें लगी हुई, इसको आइए हम लोग देखते हैं बोर्ड के माध्यम से। तो आइए देखते हैं हम लोग कि इसका हायरार्की क्या है, किस तरह से यह कार्य करता है और किस लेवल पे कौन से लोग कार्य करते हैं इसमें। तो सबसे नीचे से हम लोग स्टार्ट करते हैं, विलेज लेवल पे या हैबिटेशन लेवल पे जो है, ग्राम स्तर पे या अधिवास स्तर पर, इसमें सबसे नीचे आती है आंगनवाड़ी सहायिका, आंगनवाड़ी हेल्पर। उनके ऊपर होते हैं आंगनवाड़ी सेविका, सबसे नीचे सहायिका होती हैं, उनके ऊपर आंगनवाड़ी सेविका होती हैं। और क्लस्टर लेवल पे इनके कार्यों की मॉनिटरिंग और अनुश्रवण के लिए होते हैं क्लस्टर लेवल पे लेडी सुपरवाइजर। उनके ऊपर ब्लॉक लेवल पे आ जाती हैं सीडीपीओ, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग ऑफिसर, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जो ब्लॉक लेवल पे काम करती हैं। उनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीपीओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग ऑफिसर, जिला परियोजना पदाधिकारी, समेकित बाल विकास कार्यक्रम आईसीडीएस डीपीओ होते हैं। और इनकी मॉनिटरिंग, इनकी रिपोर्टिंग जो है वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को होती है। डीएम उस जिले के इन इनके कार्यों की समीक्षा करते रहते हैं। और इस तरह से यह डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर, और इसके ऊपर जो है डीएम के ऊपर संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक और निदेशक स्तर के अधिकारी जो होते हैं, मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के विभागीय अधिकारी जो होते हैं वो लोग अनुश्रवण करते रहते हैं। और इस तरह से यह जो क्रम है वह केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तक पहुंच जाता है। उस मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं वो चीफ होते हैं, इसका क्षेत्रवार अनुश्रवण करते रहते हैं। तो खैर हम लोग के काम के लिए बस इतना ही है, डिस्ट्रिक्ट टू विलेज लेवल जहाँ पे हमें कार्य करना होता है और जिसके प्रति हम सीधे तौर पर जवाबदेह होते हैं जिनके लिए, तो यहाँ तक कार्य करते हैं। यही है इसका हायरार्की। और धन्यवाद। इस क्लास में हम लोग इतना ही, आगे हम लोग क्लास में देखते हैं कि किस तरह से विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनका परिभाषा क्या है, उनके चैलेंजेस क्या है और उनको किस तरह से इंक्लूड किया जाए, समावेशन किया जाए उनका। तो समावेशी शिक्षा किस तरह से समाज के अंतर्गत जो मूल रूप से चलने वाले विद्यालय हैं उनके अंदर उनको कैसे एडजस्ट किया जाए और कैसे उनका संपूर्ण विकास हो, तो इसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।